नमो भगवतो वास्तव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भैया जैन साहित्य को पढ़ लिया था। आज हम लोग रासो साहित्य को पढ़ेंगे। जैन साहित्य के आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ आता है रासो साहित्य। इसके पहले भैया हम लोगों ने पहले सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था। अच्छा, सिद्ध साहित्य के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? नाथ साहित्य, फिर रासो साहित्य। अब नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य, अब रासो साहित्य पढ़ेंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया लाइक और शेयर कर दें। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं भैया रासो साहित्य। अगर रासो साहित्य की बात की जाए भैया तो इसे आप चारण साहित्य के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ के जो कवि थे ऐसा बताया जाता है कि वो चारण की भाट थे। जैसे हमारे यहाँ चारण और भाट आते हैं, चारण साहित्य भी आप जान सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ चारण और भाट आते हैं, शुभ अवसरों पर गीत वगैरह गाते हैं, वैसे यहाँ पर क्या होते थे, जो थे कवि थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। और राजा के आश्रय में रहकर ये वहाँ पर क्या करते थे? काव्य पाठ करते थे। राजा जब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे तो ये लोग वीर रस प्रधान रचनाएं रचते थे, जिसको सुनने के बाद राजा के अंदर क्या आ जाता है? उत्साह आता था। और राजा क्या करते थे? युद्ध के लिए तत्पर होते थे। फिर राजा जब थक कर वापस आते थे तो ये लोग क्या करते थे? वे श्रृंगार प्रधान रचनाएं सुनाया करते थे, जिससे इनकी दो भाषा बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, एक डिंगल और एक पिंगल। जो डिंगल भाषा थी भैया वो वीर रस रचनाओं के लिए की जाती थी, और जो पिंगल भाषा थी वो श्रृंगार प्रधान रचनाओं के लिए की जाती थी। अभी उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। उससे पहले हम लोग रासो साहित्य को पहले समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके पहले परिभाषा के तौर पर इसको हम देखते हैं। कहते हैं जो साहित्य वीर रस प्रधान जो साहित्य वीर रस प्रधान और जिसकी रचना जो साहित्य वीर रस प्रधान और जिसकी रचना चारण भाट कवियों ने की। चारण एवं भाट ने, चारण और भाट कवियों ने की। चारण और भाट कवियों ने की, उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगर पूछेगा भैया जिसकी रचना चारण और भाट कवियों ने की उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आदिकालीन साहित्य में एक चीज और ध्यान दीजिएगा। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर लिखे गए वीर भावना से प्रेरित होकर लिखे गए साहित्य को रासो साहित्य कहते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा भैया कि जो साहित्य वीर रस प्रधान था और जिसकी रचना चारण एवं भाट कवियों ने की, उसे हम क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर, यानी वीरता के लिए प्रेरित होकर जो रचना की गई, उसे भी हम क्या कहते हैं? रासो साहित्य के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज अगर हम कहें भैया आपसे, तो जो रासो शब्द की उत्पत्ति थी ना, ठीक, रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए अनेक विद्वान है, यानी ये जो रासो शब्द आप देख रहे हैं, रासो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कौन कहा कि इसको रासो साहित्य कहा जाए? तो ध्यान दीजिएगा, अभी नीचे जगह है, मैं देख के लिखता हूँ, ये नीचे जगह है, मैं देखता हूँ। करें रासो साहित्य, रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अलग मत हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति पे विद्वानों में अलग अलग मत हैं। अब एक बात आती है, जब अलग अलग मत हैं तो सबसे पहले किसके मन में विचार आया जिसने रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए माना कि रासो शब्द इसको आना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे जगह मैं देखता हूँ, करें रासो शब्द पर सबसे पहले विचार प्रकट करने वाले विद्वान गारसा द तासी जी हैं। गारसा द तासी, हाँ, जिनकी रचना आप लोग पढ़ते होंगे, जिनका इतिहास ग्रंथ आप पढ़ते होंगे, इस्तवार द लाल इत्रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से, यही गारसा तासी जी थे भैया, जिन्होंने सबसे पहले इस रासो शब्द पर विचार प्रकट करने के लिए विचार प्रकट किया। चलिए भैया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम आगे चलते हैं। नोट्स भैया आप लोग लाइन बाय लाइन बनाते चलिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको क्रम से मिल रही हैं। ठीक, चलिए भैया सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया, चलिए चलिए भैया, अब हम देखते हैं कि किसने किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे भैया, दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे भैया विद्वान, यानी किस विद्वान ने क्या मत दिया। दूसरी तरफ देखेंगे भैया उत्पत्ति का शब्द, यानी रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कई विद्वानों ने कई अलग अलग मत दिए थे भैया। अब उसी मतों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भैया गारसा द तासी के बारे में। गारसा द तासी, आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहला मत किसका था भैया, गारसा द तासी का था, और इन्होंने राजसूय से माना। अब राजसूय होता क्या भैया, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा रामायण से सभी लोग परिचित हैं, इसलिए मैं वहाँ का उदाहरण देना चाहूँगा कि आप लोग जानते भैया राजसूय यज्ञ होता था। तो जो राजा विश्व विजयी अपने आप को घोषित करना चाहता था वो राजसूय यज्ञ करवाता था। और राजसूय यज्ञ में जैसे भगवान राम ने भी क्या किया था भैया, घोड़ा छोड़ा था।
अब उस घोड़े को जो भी पकड़ेगा, यानी वो घोड़ा जिस राज्य से गुजरता हुआ जाएगा सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए चले जाएंगे। अंत में अगर वो पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया और कोई उस घोड़े को नहीं पकड़ा तो इसका मतलब वो विश्व विजयी राजा हो गए। अब पूरे विश्व में उनके समान कोई राजा नहीं है। तो राम ने भी यही किया, लेकिन लव कुश ने पकड़ा, तो जो पकड़ता था भैया उससे उनको युद्ध करना पड़ता था और उन्हें हराना पड़ता था, क्योंकि वो क्या करता था, उनकी क्या बोलते हैं चैलेंज जो होता था उसे स्वीकार कर लेता था कि मैं अभी आपसे बलशाली हूँ, मैं आपके राज्य को छीन सकता हूँ या आपसे युद्ध कर सकता हूँ। तो ऐसा किसने किया भैया, लव कुश ने किया था। तो युद्ध होता है जब युद्ध, ऐसे ही यहाँ भी, अब बातें बहुत आगे तक नहीं ले जाऊंगा, ऐसे यहाँ भी क्या होता भैया, राजसूय शब्द होता है। राजसूय शब्द का मतलब यज्ञ से लिया जाता था। तो यहाँ पर जो भी कवि अपनी वीरता को दिखाता था, जो भी राजा अपनी वीरता को दिखाता था कभी उसका गुणगान करते थे। इसीलिए क्या किया गया था भैया, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से इन्होंने माना। किसने माना, गारसदा तासी ने। अगले विद्वान को देखते हैं भैया, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, अच्छा अगर नरोत्तम दास की बात करें तो रसिक शब्द से माना था इन्होंने कहा कि रसिक शब्द से रासो शब्द आया था। क्यों, क्योंकि जो राजा थे भैया वो युद्ध के, रसिक माने होता है प्रेमी, वो युद्ध के भी प्रेमी थे और श्रृंगार के भी प्रेमी थे ना, दोनों के प्रेमी थे। इसलिए इन्होंने माना कि रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक, अच्छा अगले विद्वान आते हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो इन्होंने रसायन से माना भाई। किससे माना, रसायन, जो कि सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अच्छा आज पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात देखते हैं भैया, तो सबसे प्रामाणिक या आलोचक जो कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो इन्हीं की बात सभी लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक, अगले विद्वान में देखते हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री, अगर हरप्रसाद शास्त्री जी की बात की जाए, इन्होंने राजयश से माना था। इन्होंने कहा कि अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए जो राजा करते थे भैया, तो उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी भैया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगले विद्वान में देखा जाए भैया, तो अगले विद्वान में आते हैं कविराज श्यामल दास। कौन आते हैं, तो कविराज श्यामल दास जी आते हैं। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, और इन्होंने रहस्य से माना था। इन्होंने कहा कि रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अच्छा अगले विद्वान में देखा जाए भैया, तो अगले विद्वान में आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, और इन्होंने रास शब्द से माना है। किससे माना भैया, तो रास शब्द से माना है। ठीक, अच्छा अगले विद्वान की बात करें भैया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से माना है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर रासो शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भैया रासक शब्द माना जाता है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कि प्रामाणिकता सबसे ज़्यादा रासक शब्द को मिली। कई विद्वानों ने इसका समर्थन किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कथन क्या होता है, प्रामाणिकता सिद्ध करता है। ठीक,
तो दोनों लोगों को आप जानिएगा। लेकिन वैसे अगर कही जाए तो ये अलग अलग शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी। 4 ऑप्शन दे देगा, राजसूय, रसिक, रसायन और राजयस। तो उसमें आपको एक चुनना पड़ेगा। ठीक, इसका जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे देखते हैं। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए भैया आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया प्रामाणिकता सबसे ज्यादा किसको मिले। तो एक पॉइंट हम देखेंगे, डॉक्टर माता प्रसाद, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मतों का समर्थन किया। मतों का समर्थन किया, अतः यही सर्वमान्य है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अतः यही सर्वमान्य है। अतः यही सर्वमान्य है। ठीक, अच्छा अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कही जाए तो भैया ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में रासो काव्य को स्थान दिया। रासो काव्य को क्या दिया भैया? स्थान दिया। ठीक, अच्छा स्थान तो दिया, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रासो काव्य को 2 भागों में बांटा भैया। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने रासो काव्य को 2 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया था भैया, जो रासो काव्य था उसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था भैया पहला अपभ्रंश काव्य, पहला अपभ्रंश काव्य। ठीक, और दूसरा इन्होंने बांटा था भैया देसी भाषा काव्य, जिसे बाद में देसी बैना के नाम से आप जानते हैं। देसी भाषा काव्य क्या था भैया? देसी भाषा काव्य। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, चलते हैं फिर हम। चलिए भैया, चलिए अब देखिए भैया, इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। इन्हीं के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो 2 भाग क्या क्या थे भैया?
एक देसी भाषा काव्य था, एक अपभ्रंश था ना। तो अगर अपभ्रंश की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश काव्य, ठीक। अगर हम अपभ्रंश काव्य की बात करें तो अपभ्रंश काव्य में कौन कौन आता है भैया, यानी कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 ग्रंथ आते हैं। कितने ग्रंथ आते हैं इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें 4 ग्रंथ आते हैं। कितने ग्रंथ है भैया, 4 ग्रंथ है। और ये जान दीजिएगा कि इनकी भाषा अपभ्रंश है, ठीक। अभी 4 ग्रंथ हैं कौन कौन। पहला है भैया विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक। इसे लिखा किसने था, तो नल्ल सिंह ने, नल्ल सिंह। विजयपाल रासो लिखा किसने था भैया, तो नल्ल सिंह ने लिखा था। अच्छा, दूसरी बात की जाए भैया तो दूसरा हमीर रासो था। क्या था, हमीर रासो। अच्छा, हमीर रासो किसने लिखा था, तो सारंगधर ने। हमीर रासो सारंगधर ने। अच्छा, तीसरे की बात की जाए तो कीर्ति लता थी। कीर्ति लता, और कीर्ति लता किसने लिखा था भैया, तो विद्यापति जी ने, जिसमें आपके जौनपुर का भी वर्णन है, ठीक। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे तो बताएंगे ना। तो राजा कीर्ति सिंह के साथ जब विद्यापति जी जौनपुर आए थे तो उस समय इन्होंने जौनपुर को देखा, जौनपुर बड़ा अच्छा इनको लगा, तो उसमें इन्होंने जौनपुर का भी वर्णन किया। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। अच्छा, इन्हीं की एक और रचना भैया कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, और कीर्ति पताका भी इन्हीं की रचना है। इन 4 ग्रंथों को हम भैया अपभ्रंश काव्य में पढ़ेंगे, ठीक। किसे पढ़ेंगे भैया, अपभ्रंश काव्य में। अच्छा, जब हम देसी भाषा काव्य की बात करेंगे तो उसमें भैया कुल 8 ग्रंथ आते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो 8 ग्रंथ आते हैं उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे और उसी से हम लोग शुरू भी कर देंगे। 8 वीडियो में 8 ग्रंथों को देखेंगे, वहीं से एक एक ग्रंथ शुरू कर देंगे। अपभ्रंश वाला हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक। तो अभी जैसे 2 भाग हुआ था ना, एक अपभ्रंश काव्य, एक देसी भाषा काव्य। अभी देसी भाषा काव्य आपका बाकी है, उसको शुरू करेंगे, उसमें 8 को देखेंगे, फिर वहीं से एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर हम लोग अपभ्रंश में जो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका को भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।